हेलो गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम करंट अफेयर से रिलेटेड अनुच्छेद करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरी देखना। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारी पहली न्यूज़ है इंडिया वर्सेस भारत। अभी जो है भारत में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ, उसमें जो इनविटेशन कार्ड जाना था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत यूज़ किया था। प्रेसिडेंट ऑफ भारत यानी भारत शब्द का यूज़ किया था। तो अपोजिशन पार्टी का कहना है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बीजेपी देश का नाम बदलना चाहती है। यहाँ पे जो है भारत की बजाय इंडिया होना चाहिए था। तो ऐसे करके वो पॉलिटिक्स चल रही है। तो हमें जो है हमारे संविधान में हमें देखना है कि हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। हमारे संविधान में आर्टिकल 1 में ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। आर्टिकल 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि संघ का नाम और क्षेत्र उसमें दिए हैं। जो अनुच्छेद 1 का सब क्लॉज 1 है, आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 1 है, उसमें हमें दिया गया है इंडिया अर्थात भारत या फिर भारत अर्थात इंडिया। ये हमें अनुच्छेद 1 के सब क्लॉज 1 में दिया हुआ है। ओके, तो इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल जैसा कुछ भी नहीं है। ये हमें ऑलरेडी हमारे संविधान में मिलता है। इसके साथ आगे भी देख लीजिए। आर्टिकल 1 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में मौजूद है। और सब क्लॉज 3 कहता है कि भारतीय क्षेत्र में स्थापित राज्य क्षेत्र यूटीज और भविष्य में अधिग्रहित क्षेत्र होंगे। और इसमें जो अधिग्रहित वाला है, इसका एग्जाम्पल है 1974 में सिक्किम को जोड़ा गया है और 1987 में गोवा को भारत में जोड़ा गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है वन नेशन वन इलेक्शन। ये भी न्यूज़ में बहुत चला है। तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, ये चर्चा में क्यों है? इसमें क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना जो है, सरकार ने एक कमेटी, एक समिति जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित की है, जिससे वो ये पॉसिबिलिटीज़ देख सके कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ क्या है। और इसमें अर्थात वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात जो लोकसभा है और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। और इसके लिए तर्क ये दिया जा रहा है, इसके पक्ष में तर्क जो है कि इससे क्या होगा, टाइम की बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पहली बार ये वन नेशन वन इलेक्शन शुरू किया जा रहा है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब पहली बार जब 1952 में इलेक्शन हुए थे तब ये था वन नेशन वन इलेक्शन, तब एक साथ, और 1967 तक ये चला है। उसके बाद जो है कुछ विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गई तो उनके चुनाव करवाने पड़े और चुनाव का जो एक चक्र चला था वो भंग हो गया इससे। और फिर इसके अलावा 1970 में लोकसभा ही भंग हो गई और 1971 में लोकसभा के इलेक्शन करवाने पड़े।
तो 1967 तक था ये वन नेशन वन इलेक्शन। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो अभी जो शुरू करना हो तो इसके लिए चुनौतियां क्या है। इसके लिए सरकार को क्या है, 5 आर्टिकल्स में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और वो अनुच्छेद हमारे कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 83 ये कहता है कि संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है ये। और अनुच्छेद 85 जो है ये राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के भंग करने से संबंधित है। और 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि से संबंधित है। और 174 ये राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित है। और आर्टिकल 356 जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो इन 5 जो आर्टिकल में संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी अगर अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू करना है देश में। तो ये सरकार के लिए एक चुनौती है। अब देखते हैं लागू हो पाता है या नहीं। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी? मणिपुर अहिंसा। ये लगभग 2-3 महीने पहले की न्यूज़ है। हम सब जानते हैं कि मणिपुर में जो है बहुत अहिंसा फैल गई थी। और वो किस वजह से फैली थी? वहाँ पे एक जो है जनजाति है मैतेई जनजाति। मैतेई जनजाति जो है इसको जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाना था। तो इसके चलते वहाँ पे ये तनाव बढ़ गया था। और वहाँ पे जो है आर्टिकल 355 जो है लागू कर दिया गया था। ओके, तो आर्टिकल 355 क्या कहता है? आर्टिकल 355 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। अर्थात जो आपातकालीन प्रावधानों का ये हमारा अनुच्छेद 355 है, ये आपातकालीन प्रावधानों का हिस्सा है। और हमारे जो आपातकालीन प्रावधान हैं वो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक आते हैं। ओके, कौन कौन से? आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक हमारे आपातकालीन प्रावधान आते हैं संविधान में। तो उसके अंतर्गत 355 भी आता है। और ये अनुच्छेद का भाग 18 है। इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा भाग है? 18 भाग में आता है ये। ओके, तो मणिपुर में ये लागू कर दिया गया था। और इसमें अनुच्छेद 355 में क्या है कि ये कुछ परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जा सकता है। और वो परिस्थितियां कौन सी हो सकती हैं? जैसे बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से देश को खतरा हो। और दूसरा, जब कोई राज्य संविधान के तहत संघ द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल हो। और तीसरा, जब कोई राज्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए संघ से सहायता का अनुरोध करता है। ओके, और ऐसी स्थिति में इसको लागू किया जा सकता है। ओके, ये था अनुच्छेद 355। और यहाँ से हमें एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी मिल जाता है कि कौन से समुदाय को लेकर हो रहा था ये? मैतेई समुदाय। और मैतेई समुदाय मणिपुर की इम्फाल घाटी में बसी हुई है। और ये समुदाय राज्य का जो है लगभग 53% आबादी, यानी मणिपुर की जो है
लगभग 53% आबादी इसी समुदाय की है और ये हिंदू धर्म से रिलेटेड भी है ज़्यादातर, लेकिन 8% संख्या जो है इनकी वो मुस्लिम है। और ये जनजाति सिर्फ मणिपुर में ही नहीं है, मणिपुर के अलावा ये असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और मिज़ोरम में भी है और इसके अलावा पड़ोसी देशों में भी है, जैसे म्यांमार और बांग्लादेश में। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी संसद का विशेष सत्र। अभी संसद में क्या है, विशेष सत्र बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक। तो इसका प्रावधान जो है हमारे संविधान में कौन से है, ये हमारे आर्टिकल 85 में है। और अनुच्छेद 85 कहता है संसद के सत्र, सत्रावसान एवं विघटन का अधिकार राष्ट्रपति को देता है। अर्थात इसमें क्या प्रावधान है कि जो संसद में किसी सत्र को बुलाने की शक्ति सरकार के पास होती है, इस पर निर्णय संसदीय मामलों की कैबिनेट संघ द्वारा किया जाता है, जिसे औपचारिक रूप जो है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। ये प्रावधान हमारे अनुच्छेद 85 में है। ओके, और अगर हम देखें तो अब तक जो है संसद का विशेष सत्र कितनी बार बुलाया गया है, तो ये वाला जो संसद का विशेष सत्र है वो 5वीं बार है। अर्थात इससे पहले 4 बार बुला चुके हैं विशेष सत्र और पहली बार 1977 में बुलाया गया था, 18 फरवरी 1977 में। क्यों बुलाया गया था, इसमें जो है तमिलनाडु और नागालैंड में जो है राष्ट्रपति शासन का विस्तार करना था, अनुच्छेद 356 सब क्लॉज 4 के तहत। और दूसरी बार जब बुलाया गया था तो 3 जून 1991 में बुलाया गया था। इस दौरान क्या है, हरियाणा में जो है राष्ट्रपति शासन लगाना था, तो उसके लिए बुलाया गया था। और तीसरी बार 26 अगस्त 1997 में, जब भारत की स्वतंत्रता को 50 साल पूरे हो गए थे, तो उस उपलक्ष्य पर बुलाया गया था। और चौथी बार 30 जून 2017 में, जब जीएसटी लागू करना था, तो उस दौरान विशेष सत्र बुलाया गया था। और अभी 5वीं बार जो बुलाया गया है, तो तब देखना है हमें कि ये विशेष सत्र जो है किस उद्देश्य से बुलाया गया है। ओके, ये तो हमें उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि क्यों बुलाया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है, जो जम्मू कश्मीर है उसको क्या है फिर से स्टेटहुड में चेंज करना है, रिस्टोर करना है, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया है। और उस समय सरकार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को हम अगेन रिस्टोर करेंगे एज अ स्टेट, और जो लद्दाख है वो यूटी ही रहेगा। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली है और भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उनका कहना है कि अभी ये निश्चित तो नहीं बताया जा सकता कि कब इसको स्टेटहुड में चेंज किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन करवाने की तैयारी वहाँ पे चली है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 2014 से अब तक इलेक्शन नहीं करवाए गए हैं। और जब जो 2019 में बिना चुनाव के वहाँ पे सरकार बनाई गई थी, तो उसके 5 साल पूरे होने को हैं, तो इसलिए वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। तो इसलिए भी ये न्यूज़ में है
कि वहाँ पे जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को, और ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए भी लगा है। ओके, तो जो तुषार मेहता जी हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो उनका कहना है कि जो चुनाव है वहाँ पे चुनाव की अभी ये कह पाना मुश्किल है कि इसको स्टेटहुड का दर्जा कितने समय में दिया जाएगा, लेकिन जो चुनाव है उसकी तैयारियां वहाँ पे चली है और चुनाव भी 3 स्तर पर करवाए जाएंगे, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और विधानसभा। ओके, और इसमें आर्टिकल 168 के तहत जो है राज्यों में विधान मंडलों का गठन किया जाता है। विधान मंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषद। जम्मू कश्मीर के अलावा जो है हमारी यूटी, दिल्ली और पुदुचेरी, इनके पास भी जो है लेजिस्लेचर असेंबली है अपनी। ये एक जीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारे पास, परिसीमन आयोग। ये भी अभी रिसेंट की नहीं है, 2-3 महीने पहले की होगी ये। परिसीमन आयोग, परिसीमन अर्थात डिलिमिटेशन। इससे ये चर्चा में क्यों आया था, क्योंकि इसमें जो है लोकसभा सीटों पर सवाल उठाए गए थे। एक केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा था कि जो दक्षिण राज्य हैं उनकी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो है दंडित नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये फिर न्यूज़ में आया था। तो परिसीमन क्या है, मतलब इससे क्या अभिप्राय है, हमें अर्थ क्या है इसका। परिसीमन से तात्पर्य है कि ये आबादी का प्रतिनिधित्व करने हेतु किसी राज्य में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। इसके तहत क्या है, विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। और चुनाव आयोग के अनुसार परिसीमन एक देश या एक विधायी निकाय वाले प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और सीमाओं के तय करने का कार्य या प्रक्रिया है परिसीमन। और ये परिसीमन आयोग बिना किसी कार्यकारी प्रभाव के काम करता है। और संवैधानिक प्रावधान क्या है इसमें, अनुच्छेद 82 जो है आर्टिकल 82 के तहत जो है संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग को गठित करती है, जबकि अनुच्छेद 170 के तहत जो है राज्यों को एक परिसीमन प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन करना होता है। ओके, कौन कौन से राज्यों के लिए अनुच्छेद 170 और संसद के लिए अनुच्छेद 82 आर्टिकल 82। इसमें संविधान के इन अनुच्छेदों में परिसीमन आयोग का प्रावधान है। और अभी क्या है कि परिसीमन आयोग पहली बार कब बनाया गया था, ये 1950-51 में बनाया गया था। और उसके बाद जब हमारी 1952 में तो बनाया गया था संसद द्वारा, फिर उसके बाद 62 में, 72 में और 2002 में परिसीमन आयोग बनाया गया था। और अभी जो वर्तमान में परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जो है 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। और अगला परिसीमन आयोग का गठन जो है 2026 के बाद होगा,
क्योंकि 2026 तक जो है लोकसभा राज्यसभा की सीटें फिक्स हैं, उनको चेंज नहीं किया जाएगा। तो उसके बाद फिर परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा 2026 के बाद। और इसमें परिसीमन आयोग में सदस्य कौन कौन होते हैं? इसमें एक तो सेवानिवृत्त या फिर कार्यरत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं, और दूसरा चुनाव आयुक्त होते हैं, और तीसरा संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ओके, ये परिसीमन आयोग जो है ये राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, जो चुनाव आयोग के सहयोग करता है, काम करता है। चुनाव आयोग के सहयोग से ये काम करता है। और दूसरा, यह जनसंख्या के समान वर्गों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए गठित किया जाता है। और तीसरा, इसका निर्णय अंतिम होता है, जिसे किसी भी अदालत के समक्ष जो है चुनौती नहीं दी जा सकती। इम्पॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि जो परिसीमन आयोग है इसका निर्णय अंतिम होता है, और इसके जो इसने जो निर्णय लिया उसके खिलाफ किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारी न्यूज़? अविश्वास प्रस्ताव। अभी हाल ही में जो मणिपुर अहिंसा हुई है उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था संसद में। तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या है? ये किसी भी संसदीय लोकतंत्र में कोई भी सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत है। और जो ये अविश्वास प्रस्ताव है इसके लिए हमें आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में सब क्लॉज 3 कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। लोकसभा का कोई भी सदस्य जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन जुटा लेता है वो कभी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को मंजूरी मिलने पर जो है संसद में इस पर चर्चा होती है, और इस पर चर्चा के बाद वोटिंग करवाई जाती है। और अगर लोकसभा के ज़्यादातर सदस्य सरकार के समर्थन में वोट करते हैं तो सरकार बनी रहेगी, और अगर इसके विपरीत अधिकतर संसद अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करते हैं तो सरकार गिर जाती है। ओके, और अब तक कितनी बार जो है अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं? अब तक 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। ये 28th टाइम था, और 3 बार जो है सरकारें इससे गिरी हुई हैं। एक 1990 में बीपी सिंह की, और उसके बाद 1997 में एचडी देवगौड़ा की, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1999 में। ओके, और जो मोदी सरकार है इसके खिलाफ 2018 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, और सबसे ज़्यादा बार जो है इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 बार लाया गया है अविश्वास प्रस्ताव। ओके, और इसका जो है कौन से आर्टिकल से संबंधित है? 75 का सब क्लॉज 3 इम्पॉर्टेंट है।
ओके। नेक्स्ट है आर्टिकल 142। ये भी न्यूज़ में था, ये भी आज से 3-4 महीने पहले की न्यूज़ है। इसमें क्या है कि उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश से संबंधित है। ये एक्चुअल में ये जो है इसका प्रयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये जो आर्टिकल 142 है इसका प्रयोग जो है उच्चतम सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो उपयोग किया है, इसके तहत जो है एक अनन्य शक्ति का प्रयोग किया और तलाक के एक मामले पर जो है अहम फैसला सुनाया है। क्यों प्रयोग किया था? सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक अहम फैसले पर, एक मामले पर जो है अहम फैसला सुनाया था, इसीलिए ये चर्चा में था। तो इसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि अनुच्छेद 142 भारतीय संविधान के भाग 5 में अध्याय 4 में है। भाग 5 है संघ और उसका अध्याय 4 है संघ की न्यायपालिका, इसके अंतर्गत आता है ये। और इसमें इसका क्या है कि जिस मामले में इसका प्रयोग उच्चतम न्यायालय कब कर सकता है? जिस मामले में कोई कानून नहीं बना हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है 142 अनुच्छेद का प्रयोग करके जो है अपना फैसला सुना सकता है।